नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव के तारीखों की ऐलान होने वाली है और तारीखों के ऐलान से पहले सभी राजनीतिक दल सीट बंटवारे की पेच को सुलझाने में लगे हैं। पटना में तेजस्वी यादव के साथ बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में आलाकमान के साथ मंथन किया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से तय की गई चयनित सीटों पर चर्चा की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का दिन नजदीक आ गया है, इसलिए सीन भी लगभग साफ होने लगा है। एक और बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए, तो दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाला महागठबंधन सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसी सिलसिले में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार कांग्रेस के नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में आलाकमान के साथ अहम बैठक की। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सकारात्मक संकेत दिए और कहा कि महागठबंधन में कोई जिच नहीं, सब ऑल इज वेल है। ये हम लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे जा रहे हैं। हम सभी के स्पेसों का ध्यान रख रहे हैं। इससे पहले शनिवार को तेजस्वी यादव के साथ पिछली बैठक में पशुपति पारस की आरएलजेपी और हेमंत सोरेन के जेएमएम को महागठबंधन में शामिल करने पर विचार किया गया था। यही वजह है कि राजेश राम ने हर किसी के लिए स्पेस रखने की बात बैठक में कही, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के साथ कांग्रेस की चयनित सीटों पर चर्चा भी हुई। कि मौजूदा सरकार हारेगी कैसे, तो हम लोग उसमें आगे बढ़ चुके हैं। सब प्लान तय हो चुका है, धराशायी हो जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ बड़ी डील करना चाहती है, सम्मानजनक सीटों पर लड़ना चाहती है, जिसकी सूची स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य प्रणीति शिंदे और इमरान प्रतापगढ़ी ने तैयार की है। जब तक तेजस्वी यादव के साथ फाइनल बातचीत नहीं हो जाती, शायद इसलिए भी कांग्रेस सीएम के चेहरे पर पत्ता खोलने से हिचक रही है। उस एजेंडा में मैंने कभी इस तरह का बात नहीं देखा। एजेंडा वही तय करते हैं और एजेंडा में कभी उस तरह का बात आया ही नहीं, इसलिए उस पर विचार हुआ ही नहीं। इधर सीट शेयरिंग पर पेंच फंसने की बात से आरजेडी भी इनकार कर रहा है। दावा है कि महागठबंधन की एकजुटता से चुनाव में एनडीए पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगा। यह गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट होकर आगे बढ़ रहा है और इस डबल इंजन की एनडीए सरकार को धाराशायी कर देगी। आरजेडी कांग्रेस दोनों सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोनों दलों को सीट बंटवारे पर समझौता करना होगा। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सीट शेयरिंग के किस फॉर्मूले पर बातचीत कर रही है और किन मजबूत सीटों पर दावेदारी पेश करेगी, इन सब से भी अभी पर्दा उठना बाकी है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना रिपोर्टर संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन की तरह एनडीए में भी अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। एक और एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम के नेता ज्यादा से ज्यादा सीट को लेकर दबाव बनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सूत्र बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू भी 2020 में जीती हुई सीटें और दूसरे नंबर की सीटों पर बहुत ज्यादा समझौता करने वाली नहीं है। इससे एनडीए के सहयोगियों की बेचैनी बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। एक वजह से 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में बक्सर के राजपुर से अपनी पार्टी के नेता संतोष कुमार निराला की उम्मीदवारी तय कर दी। सीट बंटवारे के ऐलान के पहले सीएम नीतीश ने जिस ढंग से संतोष कुमार निराला का नाम आगे किया, इसके कई अर्थ खोजे जा रहे हैं। आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं,
अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। एक वो जो थे हालांकि सूत्रों के मुताबिक माने तो बीजेपी और जेडीयू 2020 में जीती हुई सीटें और दूसरे नंबर की सीटों पर बहुत ज्यादा समझौता नहीं करने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 सीट और बीजेपी को 74 सीट पर जीत मिली थी। वहीं जेडीयू 39 सीट पर दूसरे नंबर पर, जबकि बीजेपी 36 सीट पर दूसरे नंबर पर रही। मतलब ये कि एनडीए के ये दोनों ही दल एक बार भी अपनी अधिकांश सीटों पर दावेदारी नहीं छोड़ने वाली है। कुछ सीटों की अदला बदली या इधर उधर जरूर हो सकता है। हालांकि ये बात सहयोगियों की बेचैनी बढ़ाने वाली है, क्योंकि आरएलएम, एचएएम और एलजेपी रामविलास की नजर ज्यादा से ज्यादा सीट पर है। सर्वदलीय बैठक होगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता और हमारे पार्टी के जनाधार को देखते हुए हमें सम्मानजनक सीटों की संख्या मिलेगी। आरएलएम, एचएएम और एलजेपी रामविलास के नेताओं के हालिया बयान भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पार्टियों को भी जहां जहां हम लोग की जो मजबूत स्थिति है वहां एनडीए गठबंधन। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के नेता मानते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या सीट के बंटवारे को लेकर के नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई तकरार नहीं होगी। रहा सवाल सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन का, तो गठबंधन के सभी वरीय नेता मिल बैठकर सभी फैसला सही समय पर कर लेंगे। माना जा रहा है कि इस महीने की 15 से 18 तारीख के बीच एनडीए में सीट का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। हालांकि एनडीए के तीनों सहयोगियों के तेवर से लग रहा है कि सीटों का बंटवारा उतना आसान भी नहीं है जितना कहा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस बार चुनाव में महिलाओं पर दांव कौन लगाएगा, इसे लेकर अभी से कवायद शुरू हो गई है। पिछले कुछ चुनाव में किंग मेकर बन चुकी महिलाओं के हाथ में सत्ता की चाबी है, पर क्या सत्ता की बागडोर भी महिलाओं के हाथों में होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या है बिहार में महिला वोट बैंक का गणित और विधायकों की संख्या, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में 2 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में हर किसी की नजर है महिला वोट बैंक पर, जो पिछले कुछ चुनाव से किंग मेकर बन गई हैं। यानी सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में है। पर क्या सत्ता की बागडोर भी महिलाओं के हाथों में हो सकती है? इस पर भी राजनीतिक दल खास रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। खासकर सीएम नीतीश ने चुनावी साल में महिलाओं के लिए खजाना खोल दिया है। जीविका दीदी हूँ या आंगनबाड़ी सेविका, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां हूँ या नौकरी लेने वाली लड़कियां, वृद्धा या विधवा हूँ या काम करने वाली महिला उद्यमी, हर किसी के लिए सीएम नीतीश ने एक से बढ़कर एक योजना की सौगात दी है और इसीलिए सबसे ज्यादा आस जेडीयू ने ही लगा रखी है। उचित ही नहीं, कोशिश की जाएगी कि उनको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की स्थिति बने। पिछले कुछ चुनाव में महिलाएं खेल बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम भूमिका निभाती रही हैं। 2010 में 54.85%, 2015 में 60.48% और 2020 में 55.48% महिलाओं ने मतदान किया। महिलाओं को साधने के लिए 2015 में 273 और 2020 में 371 महिला प्रत्याशियों को अलग अलग दलों से टिकट मिला था। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा एनडीए ने महिलाओं को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतकर सर्वाधिक महिलाएं विधानसभा पहुंची थी। इसीलिए बीजेपी इस बार भी काफी उत्साहित है। लगातार बन रही एनडीए की सरकार इस बात को प्रमाणित करता है कि महिलाओं का झुकाव एनडीए की तरफ है। महिलाओं का झुकाव नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, बिहार की एनडीए सरकार के प्रति है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 22, बीजेपी ने 13 और अकेले लड़ी एलजेपी ने 18 महिलाओं को टिकट दिया था। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी ने 16, कांग्रेस ने 7 और वाम दल ने 1 महिला उम्मीदवार पर बाजी लगाई थी। सबसे ज्यादा बीजेपी से 9, जेडीयू से 6 और जीतन राम मांझी की हम पार्टी से 1 महिला विधायक बनी। आरजेडी से 7, कांग्रेस से 2 और एनडीए का हिस्सा रही वीआईपी से मात्र 1 महिला विधानसभा पहुंची थी।
यही वजह है कि महिलाओं के स्ट्राइक रेट को सुधारने के लिए महागठबंधन माई बहन मान योजना का वादा कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भरोसा जता सके। 15 में जिस तरह से सबसे ज्यादा महिलाएं आरजेडी से चुनाव लड़ी थी और जीत करके भी गई, तेजस्वी जी की सोच सकारात्मक है महिलाओं को लेकर के, उनको ये सशक्त बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं को उचित भागीदारी देगी, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, समाज के सभी वर्गों को उचित भागीदारी कांग्रेस पार्टी देती रही है, आगे भी देगी। जाहिर है आधी आबादी की अहमियत से हर पार्टी वाकिफ है। इस मजबूत जनाधार को अपने पाले में लाने के लिए हर सियासी दल भरसक कोशिश में लगा हुआ है। महिला वोट बैंक को साधने के प्रयास में सभी जुटे हैं और ऐसे में देखना होगा कि इस बार महिलाओं का जादू किस ओर चलता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कहा है। गिरिराज सिंह के इसी बयान पर सियासी बवाल मच गया। गिरिराज सिंह ने क्यों आखिर ऐसा कहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये अर्बन नक्सल के रूप में ये राहुल गांधी ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह का यही वो बयान है जिस पर सियासत सुलग गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने अर्बन नक्सल बता दिया। गिरिराज की तल्खी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। दुर्भाग्य है इस देश में एक नॉन सीरियस नेता पैदा ले लिया जो अर्बन नक्सल के रूप में वो राहुल गांधी हैं। अब देश बाढ़ से प्रभावित है और वो गए हैं जाकिर मियां से मिलने। चुनावी साल में गिरिराज ने सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। मंगलवार को दिया गया ये बयान कांग्रेस के लिए बिल्कुल मंगल नहीं रहा। पार्टी के सबसे बड़े नेता को अर्बन नक्सल करार दिए जाने पर कांग्रेस बौखला गई। पार्टी प्रवक्ता ने गिरिराज सिंह को झटका मीट का ब्रांड एम्बेसडर और पाकिस्तानी वीजा एक्सपर्ट बता दिया। आरजेडी ने भी गिरिराज को घेरा और ये आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी छिपाने के लिए अर्बन नक्सल जैसा अनर्गल बयान दिया जा रहा है। अल-बल बातें बोलकर केवल मीडिया में बने रहने के लिए उनकी जो कवायद है वो जनता सिरे से नकारती है और उन्हें देख के ही लोग इरिटेट होने लगे हैं। नक्सली तो पकड़ नहीं सकते, सरकार की नाकामी छुपाने के लिए श्री राहुल गांधी जी पर कब तक बोलते रहेंगे और गाली देते रहेंगे। भारत विरोधी जाकिर नाइक से संबंध को लेकर भी गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और ये आरोप लगाया कि देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं और राहुल विदेश में जाकर जाकिर मियां से मुलाकात करते हैं। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी से जवाब मांगा और जेडीयू ने इल्जाम लगाया कि राहुल ने विदेशों में जाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश की है। अगर कोई व्यक्ति जो देशद्रोहियों के साथ है उससे अगर नेता विपक्ष मिलते हैं तो ये तो सोचने का विषय है। राहुल जी ने विदेशों में जाकर के भी राजनीति की है और देश की छवि खराब करने का प्रयास हमेशा किया है। तो ऐसी परिस्थिति में एनडीए के नेताओं की तरफ से राहुल गांधी जी के इन कृत्यों के खिलाफ बयान आना बहुत स्वाभाविक सा है। राहुल पर गिरिराज सिंह के बयान के बाद पक्ष और विपक्ष में विवाद छिड़ गया है। राहुल पर गिरिराज सिंह के गंभीर आरोपों पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में देखना होगा ये विवाद आगे क्या रंग लेता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पूरे परिवार के साथ गया जी में पितरों के लिए पिंडदान करने पहुंचे। इस पर जेडीयू ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। पितरों के पिंडदान पर क्यों मचा है सियासी घमासान, इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ मंगलवार को मोक्ष नगरी गया जी पहुंचे। पितृपक्ष मेले में लालू ने पूरे परिवार के साथ मिलकर पितरों के लिए पिंडदान किया। लालू यादव के साथ उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, छोटे बेटे तेजस्वी यादव और बहू राजश्री यादव मौजूद थी।
लालू यादव व्हील चेयर पर बैठकर पिंडदान स्थल तक पहुंचे। धूप घड़ी के पास सभा मंडप में लालू परिवार ने पिंडदान कर अपने पूर्वजों के लिए मोक्ष की कामना की। लालू परिवार ने विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी और अक्षय वट का भी विधान किया। हम जब से होश में हैं, तो लग रहा है कि पहली बार जो है हमारा पूरा परिवार एक साथ जो है, वरना कभी कोई आया कभी कोई आया। लालू परिवार ने विष्णुपद मंदिर के पास अपने पितरों को मोक्ष और उद्धार की कामना करते हुए पिंडदान और तर्पण किया। चुनावी साल में इस पर सियासत भी शुरू होगी। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधिवत कर्मकांड पर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने सवाल खड़ा किया। जेडीयू के एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा। नीरज ने तंज कसा, गया जी श्रद्धा का प्रतीक है और लालू प्रसाद का नाम खौफ का पर्याय माना जाता है। पिंडदान करने के लिए गया जी पहुंचे। गया जी नाम से ही श्रद्धा का एहसास होता है और लालू जी के नाम से खौफ होता है। नीरज कुमार के तंज पर राष्ट्रीय जनता दल ने तुरंत पलटवार किया। आरजेडी ने बताया कि पितरों के लिए पिंडदान धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। महालया योग में सभी मृत पितर गया जी आकर पिंडदान और तर्पण के लिए अपने वंशजों और पुत्रों का इंतजार करते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष मेले के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पूरे परिवार के साथ पिंडदान करने पहुंचे। इसमें भी जेडीयू राजनीति ढूंढ रही है ताकि एनडीए सरकार की विफलता छिपा सके। तो राजनीति का पिंडदान ये डबल इंजन की सरकार का करने गए हैं और यह सरकार अब समाप्ति की ओर है, जाने वाली है। आरजेडी ने दलील दी कि पितृपक्ष की अवधि के दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पितरों का पिंडदान करने पहुंचते हैं। हिंदू सनातन धर्मावलंबी तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। तेजस्वी ने कहा, उनके पिता लालू प्रसाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, फिर भी उनकी इच्छा थी कि विष्णुपद मंदिर आकर भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन करें और पितरों के मोक्ष हेतु पिंडदान करें। इस पर सियासत करने से किसी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। गया जी संवाददाता एलएन लीली और पटना रिपोर्टर शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। जमुई में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा काफी तेज है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार से नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर अगर बात चर्चा की जाए तो चौक चौराहे हर जगह चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। जमुई की बात करें तो यहाँ भी चर्चाएं हो रही हैं, चौपाल लगा है और जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ जमुई के कुछ लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब बिहार में चुनाव की तैयारी लगभग शुरू हो गई है। अच्छा, देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जैसे नीतीश कुमार सरकार ने 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया है लोगों को, फिर वृद्धा पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन राशि है 400 तो 1100 कर दिए। तो क्या फायदा होगा? बहुत जनता को बहुत फायदा हो रहा है, इससे बहुत महसूस हो रहा है। इनको सहयोग मिलेगा, इसको एनडीए सरकार बनाने में बहुत सहयोग मिलेगा। पहले से यह सरकार बहुत बेहतर है और जन सहयोग की भावना इसमें है। अच्छा, क्या होने जा रहा है? जी सर, सरकार तो N सरकार बीजेपी की बनेगी सर, एनडीए बहुमत में आएगी, लेकिन नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अच्छा, ये बताइए, ये सारी योजनाएं जो हुई, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, सब लोगों का मानदेय बढ़ा दिया गया, तो इसका फायदा मिलेगा? फायदा मिलेगा सर, लेकिन ये 12,500 स्पेशल ट्रेन केंद्र सरकार चला रही है सिर्फ चुनावी कार्यक्रम के लिए कि यात्री को लाना है। पलायन जो किए हुए बिहार से बाहर के वो आएंगे और छठ पूजा में रहेंगे और वोट दे करके जाएंगे। उस रिजर्वेशन में, टिकट रिजर्वेशन में 20% छूट दिया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। 12,500 स्पेशल ट्रेन चलवा रही है। पलायन रोकना चाहिए। किसको फायदा होगा? फायदा तो होगा, लेकिन ये गलत चीज है, गलत चीज है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, ये सारी योजनाओं का फायदा मिलेगा किसी को? किसको मिलने जा रहा है? एनडीए को। एनडीए को? हाँ। सरकार किसकी बनेगी? एनडीए को। आज दुख है कि ग्राम कचहरी सचिव का वेतन 6,000 से 9,000 किया, जबकि छोटे छोटे जो 3,000 था उसको 22,000 25,000।
उसी तरह न्याय सचिव को 22,000 25,000 करने की कृपा करे तब वोट मिलेगा। क्या लग रहा है कि रोजगार वगैरह मुद्दा होगा कि नहीं इस बार? बिल्कुल रोजगार मुद्दा होगा। नीतीश की कुछ योजनाएं एकदम फ्लॉप हो गई थी, जिसमें शराबबंदी योजना है, घर घर शराब पहुंच रहा है, वो तत्काल बंद। लेकिन लोगों की उम्मीदें नीतीश से ही टिकी हुई, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए। नीतीश का चेहरा बदलना चाहिए। एक सेचुरेशन हो जाता है, इसको बदल दिया जाना चाहिए। बाकी सरकार ने अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। महिलाओं के लिए जो अभी योजना लाई है, जीविका के साथ जुड़कर जो रोजगार के लिए 2 लाख रुपए दे रही है, ये बहुत परिवर्तन लाएगा समाज में, समाज को बढ़ाएगा। एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि इन्होंने सरकार काम किया है। पहले रोड नहीं था, गड्ढा था, सड़क नहीं था, अच्छा बिजली व्यवस्था नहीं थी। क्या लग रहा है आपको? बिहार फर्स्ट इतना जान लो। बस नहीं, अब इंडिया का सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बनने जा रहे हैं, एकदम बनने जा रही क्या है। लग रहा है आपको? यही सरकार एनडीए का ही एनडीए की सरकार बनेगी। अगर रेशियो देखा जाए तो 20 साल आरजेडी का शासन और 20 साल नीतीश जी का शासन, तो आप समझ जाइए कि किसमें कौन सा अच्छा काम हुआ। तो मेरा जवाब वही है। ये सारी योजनाएं जो दी गई, फायदा होगा? किसको फायदा? हो ही रहा है, लगभग सभी गरीब तबके किसको तक फायदा होगा? चुनाव में किसको फायदा? अब एनडीए को होना चाहिए। एनडीए को। एनडीए को होना चाहिए। तो ये जमुई के लोग हैं, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इन लोगों का तरह तरह की बातें आ रही हैं सामने, और मिली जुली प्रतिक्रिया दी जा रही है। हालांकि अब आने वाला समय बताएगा कि बिहार में क्या होगा और जमुई में क्या होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।